अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कितने हसीन थे वो दिन, हर गम व फिक्र से बेनियाज हम बचपन के मासूम ज़माने में मगन रहा करते थे। वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं जब हम 3 सहेलियां साथ स्कूल जाया करती थीं। रास्ते में बातें करती जाती, फूल सूंघती और बेर चुनती, एक दूसरे से शरारतें करती। रास्ता खत्म हो जाता और पता भी न चलता कि स्कूल का गेट आ जाता। उन दिनों हम डेरा गाजी खान में रहा करते थे। मैं और ताहिरा एक ही मोहल्ले में रहती थीं, जबकि लाइबा का घर हमारे साथ वाले ब्लॉक में था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। सुबह मुंह अंधेरे उठ जाती, अपनी दादी के साथ नमाज पढ़ती और फिर नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार हो जाती। अभी मैं नाश्ता कर रही होती कि वो आ जाती। लाइबा की दादी का ताल्लुक जिमींदार घराने से था, लेकिन किस्मत के उनके बड़े बेटे ने बाप के मरते ही जमीन और जायदाद फरोख्त करना शुरू कर दी। उन दोनों लाइबा के वालिद और चचा कम उम्र थे और वो बड़े भाई के तसल्लुत में थे। ताया से डरते थे और कुछ न बोल सकते थे। लाइबा के उस ताया का नाम कलीम था। कलीम बहुत मुंह जोर इंसान था। वो माँ का कहना ना मानता। बाप ने उसे बहुत लाड दिया और ऐश भरी जिंदगी दी तो वो अयाशी का आदी हो गया। बाप की वफात उसके लिए ईद का पैगाम साबित हुई और अब वो और ज्यादा आज़ाद और अयाश हो गया। उसने अपनी वालिदा और छोटे भाइयों का कुछ ख्याल ना किया। चंद सालों में ही वरासती जायदाद पर पानी फेर कर सारे कुनबे को अफलास के अंधेरों में धकेल दिया। पहले तो लाइबा का घर बहुत बड़ा और शानदार था, फिर उसे बेचना पड़ गया तो ये लोग छोटे से घर में मुंतकिल हो गए, जो कि दादी ने अपने जेवर बेच और जमा पूंजी में लाकर खरीदा ताकि उनके बच्चे दरबदर ना हों। कलीम तो निकम्मा और आकबत नांदेश था। सबको कोड़ी कोड़ी का मोहताज करके खुद उनके टुकड़ों पर पलने लगा, लेकिन उसकी आदत फिर भी शाहाना रही। जब रकम की जरूरत होती घर में दंगा फसाद करता और छोटे बहन भाइयों को मारता पीटता। यूं माँ से रकम खसूट लेता। लाइबा के अब्बू पहले नौकरी नहीं करते थे। बाप की वफात के बाद मजबूर होकर एक मामूली नौकरी करने लगे। अपनी माँ और बीवी बच्चों का पेट जो पालना था। लाइबा के चचा की उम्र उस वक्त 12 बरस थी और नाम सलीम था। वो 8वीं का तालिबे इल्म था। मेरी सहेली के अब्बू चाहते थे कि किसी तरह मेरा ये छोटा भाई पढ़ लिख जाए ताकि यही आइंदा हमारे कुनबे का सहारा बने, हमारे खानदान की साख संभाल ले। लाइबा के अब्बू नौकरी करते रहे, जिससे घर का गुजारा होता रहा। कलीम जुआ खेलने लगा, फिर वो नशे में पड़ गया। एक रोज जुए के अड्डे पर झगड़ा करते हुए उसके हाथ से एक जवारी जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस कलीम को पकड़ कर ले गई। औलाद जितनी बुरी हो, चाहे कातिल खूनी क्यों ना हो, माँ के दिल से औलाद की मोहब्बत कम नहीं होती। लाइबा की दादी कलीम के लिए तड़पने लगी। ये उसका बड़ा बेटा था। बावजूद बुरी रविश के वो उसे प्यारा था। लाइबा के वालिद को मजबूर किया कि ये मकान फरोख्त करे, कलीम के लिए वकील करो और उसे फांसी लगने से बचा लो। हम किराए के मकान में रह लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो फिर मकान बना लेंगे, मगर मेरा बेटा वापस ना आएगा। माँ के मजबूर करने पर सलीम अंकल को मकान फरोख्त करना पड़ा और वो एक बोसीदा से मकान में किराए पर रहने लगे। रुपया कलीम के मुकदमे पर खर्च हो गया, लेकिन फिर भी कलीम को फांसी हो गई। उस घराने के लिए यह बड़ा सानेहा था। सब मोहल्ले वाले अफसोस के लिए लाइबा की दादी के पास गए। मेरी वालिदा भी गईं। हर किसी को दुख हुआ। ये बूढ़ी औरत अपने बेटे के हाथों जिंदा दरगोर होकर भी उसकी मौत से किस कदर निढाल है। उन दिनों लाइबा 4th क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी। उसके 2 भाई और 2 बहनें और भी थीं। उसकी वालिदा सिलाई करके घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर शौहर और सास का हाथ बटाती थी, जबकि कलीम की कोई औलाद ना थी। लिहाजा उसकी बेवा इद्दत पूरी करते ही अपने मैके चली गई। वक्त भी कभी कभी बहुत जालिम साबित होता है। एक रोज लाइबा के अब्बू काम पर जा रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल एक तेज रफ्तार वैन की जद में आ गई और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। जान तो बच गई, लेकिन 6 माह अस्पताल में रहे। डॉक्टरों को उनकी एक टांग काटनी पड़ गई थी, जो वैगन में आकर कुचली गई थी। जब वो घर आए तो माजूर हो चुके थे। नौकरी छूट गई थी। लाइबा के चचा ने चाहा कि पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर लें और कुनबे की डूबती कश्ती को सहारा दें, मगर अंकल सलीम ने छोटे भाई को ऐसा ना करने दिया। मजबूर किया कि वो तालीम को जारी रखे,
क्योंकि अब यही लड़का उनकी उम्मीद का आखिरी सहारा था। उनका ईमान था कि बुरे भले दिन यूं तू गुजर ही जाते हैं, मगर इंसान को हिम्मत ना हारनी चाहिए। बिलाखिर अच्छे दिन वापस आ जाते हैं। लाइबा का चचा तालीम हासिल कर रहा था और मेहनत से पढ़ता था, क्योंकि उसको घर के हालात का एहसास था। दादी बूढ़ी थी, कोई काम ना कर सकती थी। अब घर का बोझ लाइबा की वालिदा पर था। वो सिलाई करके 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी करती थी। कभी घर में फाके भी हो जाते, लेकिन लाइबा हमको कुछ ना बताती। ताहम वो रोज बरोज कमजोर और जर्द रूह होती जाती थी। हालात से मजबूर होकर एक दिन उसकी माँ एक स्कूल में गई। चूंकि प्राइमरी पास थी, टीचर तो लग ना सकती थी। अलबत्ता उसके 2 बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत मुयस्सर आ गई। लाइबा अब 5वीं में थी। एक दिन उसकी वालिदा को एक स्कूल टीचर ने कहा कि हमारे घर के पास एक ऑफिसर रहते हैं, उनकी बीवी को एक बच्ची बतौर मुलाजमा दरकार है। अमीर लोग हैं, वो अच्छे पैसे देंगे। अगर तुम अपनी कोई बेटी वहां मुलाजिम करा दो तो तुम्हारे मुआशी मसले काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। लाइबा की वालिदा आंटी रुकैया ने कुछ सोचा और लाइबा से मशवरा किया, क्योंकि वही बड़ी बेटी थी। मेरी दोस्त ने फौरन हामी भर ली, लेकिन एक शर्त पर कि वो सुबह स्कूल जाएगी और वापसी के बाद उस बेगम के घर का कामकाज करेगी। लाइबा चूंकि शुरू से हमारे स्कूल में पढ़ती थी, लिहाजा इस बात का इल्म किसी को न था कि उसकी माँ स्कूल मेड बन गई है और लाइबा एक अमीर घराने की चाइल्ड लेबर हो गई है। जिस बेगम के पास टीचर ने उसको मुलाजमा रखवाया था, उसने पूरे 2 साल का खर्चा इकट्ठा अदा कर दिया। ये एडवांस रकम 1 लाख के करीब बनती थी। बदले में लाइबा की जिंदगी गोया 2 बरस तक उसके हाथों में रहन रख दी गई। उस 1 लाख से उसकी वालिदा ने छोटा सा प्लाट खरीद लिया, क्योंकि वो मकान का किराया अदा न कर सकते थे। और लाइबा की मालकन ने कहा था, अगर तुम 2 साल और बच्ची को मेरे पास रहने दोगे तो मैं इस प्लाट पर आप लोगों को 2 कमरे भी तामीर करा दूंगी। लाइबा अब रोज सुबह अपनी मालकन के घर से स्कूल आती और वापस उसी के घर चली जाती। यूनिफॉर्म बदल कर वो बेगम के काम करती। रात को 10 बजे के बाद उसे छुट्टी मिलती तो बैठकर स्कूल का काम करती और उसके घर सो जाती। जब वो सुबह बेदार होती, बेगम सो रही होती, वो बगैर खटका किए तैयारी करती और पढ़ने आ जाती। बेगम के बंगले का चौकीदार उस बच्ची पर तरस खाकर कभी कभार उसे थोड़े से पैसे दे देता, ताकि वो आधी छुट्टी में भुने हुए चने या बिस्किट खरीद कर खा सके। ताहम वो अक्सर भूखी रहती थी और हम सहेलियों को कुछ न बताती। तभी रोज बरोज कमजोर होती जाती थी। बगैर नाश्ता किए रोजाना स्कूल आना भी एक इम्तिहान था। वो एक लायक तालिबा थी। इन हालात में भी दिल लगाकर क्लास में पढ़ रही थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसका बचपन और शौखियां छीन ली हों। वो बहुत संजीदा और बुर्दबार हो गई थी। फ्री पीरियड में जब हम सहेलियां हंसती खेलती और कैंटीन जाकर खाती पीती, वो ग्राउंड में बैठकर किताब खोल लेती और पढ़ती रहती। पहले तो हम उसका मजाक उड़ाते कि किताबों का कीड़ा बन गई है, शायद जिला में अव्वल पोजीशन लेने का इरादा है। जब उसने हमारे किसी मजाक का जवाब न दिया तो हम भी खामोश हो गए और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक रोज वो स्कूल आई, उसके हाथों पर नील पड़े थे, बाजू भी जख्मी था। मैंने पूछा, लाइबा ये तुमको क्या हुआ है? लाइबा से बैठा ना जा रहा था, ताहम वो ना बोली, जैसे लब सी लिए हूं। अगले रोज स्कूल ना आई। 2 रोज बाद आई तो बताया बुखार हो गया था, तभी छुट्टी कर ली थी। तुमको कैसे चोट लगी जो दर्द की वजह से बुखार हो गया? बहुत पूछा, नहीं बताया कि एक अमीर घर में नौकरानी हूं, बेगम ने मारा था। हाथों की हथेलियों पर और सीढ़ी से धक्का दिया तो बाजू जख्मी हो गया। ये बातें हमको बाद में पता चली। लाइबा को इज्जत नफ्स का एहसास था। वो उन दिनों अपने हालात सबसे छुपाती थी। हालांकि मालकन उससे बहुत बुरा सलूक करती थी। उसे खाने को पूरा ना देती। वो घंटों सर्दी में कपड़े धोती और उसके बच्चे संभालती, उनके फीडर धोती। गंदे कपड़े वो उससे ठंडे पानी से धुलवाती। अपने कपड़े इस्त्री कराती, जूते पॉलिश कराती। गर्ज 1 मिनट उस बेचारी को बैठने ना देती। स्कूल से जाकर रात के 10-11 बजे तक वो उससे जर खरीद लौंडी की तरह काम लेती और हर वक्त डांटती। लाइबा छुप छुप कर रोती। बेगम उसको रोते देख लेती तो और मारती। डंडे से पिटाई करके कहती, खबरदार तुमको रोता ना देखूं। वो ये सब कुछ सहती रही सिर्फ तालीम हासिल करने की खातिर, क्योंकि जानती थी जब तक पढ़ ना लेगी हालात अच्छे ना हो सकेंगे। जूं तूं 2 साल गुजर गए।
मुआहिदा ख़त्म हुआ तो लाइबा की वालिदा उसको लेने गई। बेगम ने कहा, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझको लाइबा की ज़रूरत है। बच्चे इससे हिल गए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं हस्बे वादा तुम्हारे प्लाट पर 2 कमरों, किचन और बाथरूम की तामीर के लिए सामान ले दूंगी। 2 साल और इसको मेरे पास रहने दो, तुम्हारा घर बन जाएगा और मेरे बच्चे कुछ और बड़े और समझदार हो जाएंगे, फिर तुम इसको ले जाना। लाइबा की वालिदा ने कुछ सोचकर यह सौदा मंजूर कर लिया। ये एक बड़ी कुर्बानी थी जो उसकी बेटी दे रही थी, लेकिन बदले में ठिकाना बन रहा था। फिर लाइबा को बेगम ने स्कूल पढ़ने की इजाज़त दे रखी थी। उन गरीबों के लिए यही बहुत था, तनख्वाह भी एडवांस मिल जाती थी। एक बार बेगम शादी की तकरीब से आई तो अपना जेवर घर में कहीं रखकर भूल गई। रात देर से आई थी, सुबह याद ना रहा। अलमारी खोली, जेवर ना मिला तो लाइबा से पूछा। उसने कहा, बाजी मैंने नहीं देखा, मुझे खबर नहीं है आपने कहाँ रखा है। बेगम पहले भी अपने सोने के टॉप्स, अंगूठी और गले की चेन वगैरह सिंगार मेज पर डाल देती तो लाइबा संभाल लेती और बेगम के हवाले कर देती थी। मैंने रात सिंगार मेज की दराज में रखा था, नींद आ रही थी, अब जेवर वहां नहीं है, अलमारी में भी नहीं है, यकीनन तुमने छुपाया है। मुझे ढूंढ कर दो वरना जान से मार डालूंगी। बेचारी लाइबा ने स्कूल से छुट्टी कर ली। सारा दिन जेवर ढूंढा मगर ना मिला। घर में होता तो मिलता, वो तो साहब ने सुबह दफ्तर जाते हुए जेब में डाल लिया था, बेगम को सजा देने के लिए कि वो लापरवाह थी। अपनी कीमती चीज़ों को इधर उधर डाल देती थी और साहब कहते थे कि इन चीज़ों को फौरन संभाल कर उनकी जगह रखा करो और लॉक कर दिया करो। कोई चीज़ कीमती सामने धरी हो तो घर में कई लोग आते जाते हैं, कोई भी ले जा सकता है। बेगम का ध्यान साहब की तरफ ना गया। उसने लाइबा पर चोरी का शुबा करके उसे खूब मारा पीटा और स्त्री से कमर दाग दी, लेकिन वो बेचारी कैसे कबूल कर लेती जब उसने जेवर उठाया ही ना था। तुमने इसलिए छुपाया है कि जब तुम्हारी माँ मिलने आएगी उसको दे दोगी, मैं खूब जानती हूँ। ये बेगम का मफरूज़ा था। लाइबा को जब स्त्री से दागा, उसकी चीखें पड़ोसियों ने भी सुनी, मगर वो बेज़मीर फिर भी चुप रहे कि किसी के घर के मामले में कैसे मदाखलत करें। शाम को साहब आए तो लाइबा फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। उन्होंने बीवी से पूछा, इसे क्या हुआ है? इस मरदूद ने जेवर छुपा लिया है जो कल रात में शादी में पहन कर गई थी, क्योंकि घर में इसके सिवा और कोई नहीं है। अच्छी तरह ढूंढा है, कहीं रखकर भूल गई हो, तुम्हें भूलने की आदत हो गई है। अच्छी तरह ढूंढा है, कहीं नहीं है, सारी अलमारी छान ली है। तुमने नाहक इस बेचारी को जदोकोब किया है। ये लो जेवर, तुमको सबक सिखाने को थोड़ी देर के लिए परेशान किया था। उन्होंने जेवर निकालकर बीवी के हवाले कर दिया। तभी वो माथा पकड़कर बैठ गई। सबक बेगम को क्या मिला, बेचारी लाइबा की जान पर बन गई। कई दिन तक जख्म तकलीफ देते रहे और बेगम खुद ही मरहम लगाती थी ताकि किसी को पता ना चले। उन दिनों भी 10 रोज तक वो स्कूल ना आ सकी, जिसकी वजह से पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई। अब वो लायक से नालायक तालिबा हो गई। टीचर्स भी डांटती कि तुम क्यों इस कदर लापरवाह होती जा रही हो, बड़ी क्लास में आ गई हो, आगे बोर्ड के इम्तिहान होंगे, क्या फेल होने का इरादा है? अगर नहीं पढ़ना तो घर बैठ जाओ। क्या बताती कि घर बनवाने ही के लिए ये अजाब सह रही हूं। बेगम ने सरिया, ईंटें, सीमेंट, तामीर का सारा सामान लाइबा की मां के प्लॉट पर पहुंचाया और मकान भी बन रहा था, मगर लाइबा अंदर ही अंदर मरती जा रही थी। जुल्म सहने की ताकत खत्म होती जाती थी। उसकी भूख मर गई थी। खाली पेट स्कूल आने से पेट में दर्द रहने लगा था। 2-3 बार बेहोश भी हुई, मगर खुददार थी कि हम करीबी सहेलियों को भी ना बताती कि मैं बगैर नाश्ते खाली पेट स्कूल आ जाती हूँ, क्योंकि बेगम सो रही होती हैं। उनकी इजाज़त के बगैर खाने पीने की कोई शय नहीं उठा सकती। मैं और ताहिरा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। रोज़ लंच बॉक्स साथ लाते और जेब खर्च भी पास होता, लेकिन वो कुछ बताती नहीं थी, तो उसके खामोश रवैये से हम अब उससे दूर दूर रहने लगे थे। उसको जैसे दोस्ती के रिश्ते से भी दिलचस्पी ना रही हो। उसकी शख्सियत बेगम के घर में रहने से बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो गरीब ज़रूर हो गए थे, लेकिन पीछे से जिम्मेदार घर की खूबू तो मौजूद थी। इसमें वो अब भी ऊंचे ख्वाब देखती थी। हमारे घर आती तो कहती, सादिया, जब हम दोबारा अमीर हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा घर बनाएंगे जैसा कि तुम्हारा है। लाइबा नेक सीरत थी। उसने 5वीं में ही कुरान पाक हिफ्स कर लिया था और हर वक्त जुबानी तिलावत करती रहती थी। वो बहुत पुरकशिश हुआ करती थी, मगर अब चेहरा बेरौनक और जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था।
इंसान एक हद तक सख्ती बर्दाश्त कर सकता है। 8वीं जमात में आते ही बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों उसका चचा किसी दोस्त की मदद से कमाने की खातिर दुबई चला गया। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए और किराए का घर छोड़ दिया। हम उनके नए घर को देखने गए। 3 मरले का मकान था। हवेली में रहने वाले ये लोग उस घर में भी इस कदर खुश थे कि जैसे दुनिया जहान की नेमत मिल गई हो, क्योंकि अपना घर तो अपना होता है, घास फूस का ही क्यों ना हो। लाइबा अब इतनी कमज़ोर हुई थी कि बोलना चाहती तो बोल ना सकती, आवाज़ ही ना निकलती थी। जब हम उसके घर अयादत को गए, वो इशारे से बात कर रही थी। मैंने वालिदा को बताया तो उसको मजबूर करके अस्पताल ले गई। चेकअप कराया तो पता चला कि जिस्म पर जलने के दाग और चोटों के निशान हैं। डॉक्टर मेरी वालिदा की खालाजाद थीं। वो ये सब देखकर हैरान रह गईं। लाइबा की माँ से कहा कि तुम लड़की का ख्याल करो, वरना मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी। वो समझी कि लाइबा का भाई सख्त मिजाज है, वो उसे मारता है, क्योंकि उसने माँ को यही बताया था कि बगैर बताए सहेली के घर चली जाती है तभी मार खाती है। लेकिन यह सरासर झूठ था। अम्मी ने जब भाई को ये हालात बताए तो मेरे भाई को बहुत दुख हुआ। वो फौज में ऑफिसर हो गए थे। कहा कि मैं लाइबा से शादी करूंगा। अम्मी को आमादा किया कि इसका रिश्ता लें, वो नेक लड़की है। गुर्बत की वजह से ये हालात हो गए हैं, लेकिन खानदान तो अच्छा है और पहले जिम्मेदार घराना था जो कलीम ताया की वजह से बर्बाद हुआ है। अम्मी राजी हो गई। कहा लाइबा मैट्रिक कर ले तो रिश्ता कर लेंगे। इम्तिहान नज़दीक आ गए। पेपर वाले दिन वो पर्चा हल कर रही थी कि कलम उसके हाथ से गिर गया और उसके हाथ कांपने लगे। मैं पर्चा कर चुकी थी। उसे सहारा दिया, बैग उठाकर बाहर लाई। गुज़श्ता रात से कुछ खाया ना था। भाई गाड़ी पर लेने आए थे। ज़बरदस्ती उसको घर ले आई और नाश्ता कराया। इस वाक़े के बाद लाइबा की माँ ने उसको बेगम की नौकरी से निकाल लिया और घर ले आई। वो काफ़ी लागर थी, अब पढ़ भी न सकती थी। माँ ने लाइबा की गिरती सेहत के सबब उस अमीर बेगम से मजीद नया मुआहिदा ना किया, क्योंकि अब उनका देवर कमाने लगा था। वो दुबई में मुलाजमत करता था, रकम बाकायदगी से भिजवा रहा था। लेकिन मसाइब के माँ ने लाइबा की गिरती सेहत के सबब उस अमीर बेगम से मजीद नया मुआहिदा ना किया, क्योंकि अब उनका देवर कमाने लगा था। वो दुबई में मुलाजमत करता था, रकम बाकायदगी से भिजवा रहा था। लेकिन मसाइब के जिस तूफान का मुकाबला उस बाहिम्मत और नातवा लड़की ने किया, वो अपने जानलेवा असरात उन पर छोड़ गया। उनके घर से रफ्ता रफ्ता गुर्बत दूर होने लगी, मगर लाइबा को सेहत की दौलत दोबारा ना मिल सकी। ये दौलत एक बार खो जाती है तो फिर कहाँ मिलती है। वो 8वीं का इम्तिहान भी ना दे सकी और बिस्तर पर गिर गई। जिन दिनों हमारा 8वीं का नतीजा आया, एक ऐसा मनहूस दिन हमारी जिंदगी में आया जिसको कभी फरामोश न कर सकूंगी। मैं अपने पास होने की खुशी मना रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शाम के 7 बजे थे। किसी ने आकर बताया कि लाइबा सारी हसरतें दिल में लिए इस दुनिया से जा चुकी है। क्या बताऊं, इस खबर से हमको कितना सदमा हुआ। आज अपनी बेहिसी खून के आंसू रुलाने लगी कि क्यों अपनी दोस्त की बर वक्त खबर ना ली, जबकि वो मुफलिसी के जहन्नुम में सुलग रही थी। और स्कूल में हम उसकी बात भी लापरवाही से सुनते थे। जिस दिन उसने स्कूल को खैरबाद कहा, वो बीमार तो थी ही। उस पर एक टीचर ने क्लास की लड़कियों के सामने कह दिया, लाइबा तुम उसी रजिया की बेटी हो ना जो फलां स्कूल में मेड है? अगर चाहे तो यहां भी मेड हो सकती है, जगह खाली है, यहां तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। अपनी अम्मी को बता देना, चाहे तो आकर मुझसे मिल लें। बस ये उसके स्कूल का आखिरी दिन था। उसकी इज्जत नफ्स को ऐसी चोट लगी कि फिर उसने हमारा सामना किया और ना स्कूल ही आई, क्योंकि हम जमात लड़कियां उसे स्कूल आया की बेटी कह के जो सलूक करती वो सह ना पाती। अब तक ये बात सबसे छुपी हुई थी, जो टीचर की वजह से खुल गई। आज उसे दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत चुके हैं, लेकिन जब भी उसका मासूम सा मजलूम चेहरा याद आता है, दिल बुझ जाता है। जी चाहता है कि वो जहां भी रहे उड़कर उसके पास चली जाऊं और गले से लगा लूं। वो बड़ी साबिर थी, शायद कि खुदा को इसीलिए पसंद आ गई और अपने पास बुला लिया। सुना है खुदा अपने प्यारों को जल्द अपने पास बुला लेता है। आज उनके घर से गुर्बत दूर हो चुकी है। उसके भाई की शादी खाते पीते घराने में हो गई है और उन्होंने अपना बड़ा और अच्छा घर तामीर करा लिया है। काश मेरी ये प्यारी दोस्त अपना ये नया और बड़ा घर देख सकती। किसी ने सच कहा है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। ऐ काश कोई हमारे मुल्क से गुर्बत के बढ़ते सैलाब के असबाब ख़त्म कर दे
और बच्चों बच्चियों से मजदूरी कराने की बजाय उन पर अच्छी तालीम के दरवाजे खोल दिए जाएं। दोस्तों, आप इस बारे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।